अस्सलाmu alaikum, माय नेम इज़ नोमान एंड you're वाचिंग शार्प स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस इंट्रोडक्शन टू सॉलिड प्रिंसिपल्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाई वी नीड सॉलिड प्रिंसिपल, व्हाट इज़ सॉलिड प्रिंसिपल्स, गोल ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल एंड समरी ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाई वी नीड सॉलिड प्रिंसिपल्स। हमें सॉलिड प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हम सॉलिड प्रिंसिपल की क्यों बात करते हैं, क्यों सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। बिकॉज बिफोर नोइंग अबाउट द थिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द नीड ऑफ द थिंग। हमें सॉलिड की ज़रूरत क्यों है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्या है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रोड की बात करें, एक सड़क की बात करें, तो अगर एक रोड है वो एक छोटा रोड है और उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, यानी कि सिंगल रोड है और वहाँ पे बहुत लिमिटेड ट्रैफिक है, तो आपने नोट किया होगा कि उस रोड के ऊपर ना तो कुछ आपके ज़्यादा साइन बोर्ड्स होते हैं, ना कुछ वहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे। अगर मैं रोड की बात करूँ तो वहाँ पे आपको साइन बोर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, सिग्नल्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर क्रॉसिंग है तो लोग इजीली क्रॉस कर होते हैं रोड, यानी कि वहाँ पे आपको कोई रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रिंसिपल कुछ भी नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज वो रोड जो है वो बहुत ही छोटा रोड है और वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक इतनी नहीं है, क्योंकि इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे, दैट्स वाई वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट जैसे ही आपका रोड बड़ा होता है, अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाएँ, वहाँ पे आप कोई मेन रोड देखें, जितना बड़ा रोड होगा, जितना मेन रोड होगा, आपने नोट किया होगा वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन उतने ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको, अगर मोटरवे की बात करूँ, वहाँ पे आपको लाइंस मिलेंगी कि ये लेन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एंड उसके अंदर फिर कैसे ट्रैवल करना है उसके रूल्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट लाइन में कौन चलेगा, सेकंड में, थर्ड में, यानी कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको इम्प्लीमेंट होती नज़र आती हैं जब आपका रोड या आपकी ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट बढ़ती है। तो अगर हम इस रूल को इम्प्लीमेंट करें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर, तो जब हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है वो छोटा होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोड कैसे लिखना है, उसको किस तरीके से अरेंज करना है, हमें कुछ ख़ास ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर ग्रो करता है, मोर कम्प्लेक्स होता जाता है, आप उसको लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट को स्टार्ट हुए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, तो वो काफ़ी उसकी कोड बेस जो है वो बड़ा हो चुका होता है। अब जब कोड बेस बढ़ चुका होता है तो उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोड बेस बड़ा है तो आप एक मॉड्यूल में कुछ चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं और इशू आ रहा है, इसको हम फ्रेजिलिटी कहते हैं। इसी तरीके से आपका कोड रीडेबल नहीं है, अगर कोई नया डेवलपर आपकी टीम को ज्वाइन करता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली हो गई है, आप नई चीज़ें नहीं डाल पा रहे क्योंकि आपको डर है कि मैं अगर इसमें कुछ नया चीज़ ऐड करूँगा तो पुरानी फंक्शनैलिटी ना डिस्टर्ब कर दूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं एक बड़े सॉफ्टवेयर में आ सकती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है, आपका ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आप स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर जब बिल्ड हो तो वो आप उसका कोड क्लीन हो, वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, इजी टू मेंटेन हो, एक्सटेंडेबल हो। तो ताकि आपको कुछ फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। एंड दैट सिनेरियो आप कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो और उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हो। तो सॉलिड जो है वन ऑफ दैट जंबो पैक, जिसको आप कह लें जंबो पैक ऑफ प्रिंसिपल है, जो आप यूज़ करें अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अगर इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो आप एक अच्छा रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड और मेंटेनेबल कोड जो है वो लिख सकते हो, जो कि जिसमें फ्रेजिलिटी कम हो। अब इसकी एक और मैं आपको यहाँ पे छोटा सा कोड जो है वो ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि आपकी अगर ब्रिक्स जो है, लेट्स सपोज आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी ब्रिक्स जो हैं, ईंटें जो हैं, अगर वो अच्छी नहीं है, वेल मेड नहीं है, तो आपकी जो आर्किटेक्चर है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी हम घर बनाने लगते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं जो ब्रिक्स हमने लेनी है वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि मुझे बाद में मेरे घर में इश्यूज़ ना आए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास ब्रिक्स तो अच्छी हैं लेकिन आपकी जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का वही ठीक नहीं बना, तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। सो इट मीन कि आपने ब्रिक्स भी अपनी
अच्छी आपने क्वालिटी की लेनी है और आपने जो आर्किटेक्चर है वो भी अच्छा बनाना है। तो सॉलिड जो है वो इन दोनों चीज़ों को डील करता है कि आप को कैसे आप एक सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आप कोड लिख रहे हैं, फंक्शंस लिख रहे हैं, वो जो कोड है या जो वो फंक्शन है, वो मेथड है, वो कैसे लिखना है, एंड देन आपके ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, उनको कैसे सेग्रीगेट करना है, ताकि ऑल इन ऑल आपकी ब्रिक्स और आपका आर्किटेक्चर दोनों साइड बाय साइड आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करें और आपको अच्छा एक प्रोडक्ट मिले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड करती हैं एक अच्छे प्रिंसिपल की। तो दैट्स वाई सॉलिड जो है वो हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड कर सकें जिसमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना वो फ्रेजाइल हो, ना उसमें कुछ मेंटेनेंस का इशू, एक्सटेंसिबिलिटी का इशू हो, और ना ही हमें बाद में उसमें फ्यूचर के अंदर जाके कोई इशू फेस करना पड़े। दैट्स वाई वी नीड सॉलिड प्रिंसिपल। नो, मैंने सॉलिड की इतनी बात की, अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल है क्या है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ व्हाट इज सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड जो है वो एक एक्रोनिम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे SOLID, ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये एक्रोनिम है और ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि रॉबर्ट C. मार्टिन, अंकल बॉब भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक जो है क्लीन आर्किटेक्चर की बुक में इनको मेंशन किया है। अब ये हैं क्या सॉलिड प्रिंसिपल? ये रूल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप फॉलो करते हैं, जो कि आपको फॉलो करने चाहिए वाइल बिल्डिंग दी एप्लीकेशन। आप फंक्शंस लिख रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं, आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ऊप यूज़ हो रही है, वहाँ पे भी सॉलिड आप फॉलो करें, और एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे ऊप यूज़ नहीं हो रही वहाँ पे भी आप सॉलिड को फॉलो करें। कुछ लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होती है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर ही सिर्फ सॉलिड इम्प्लीमेंट हो सकता है, एक ट्रेडिशनल ऐप के अंदर नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सॉलिड जो है वो हर तरह की एप्लीकेशन में अप्लीकेबल है, बस आपने इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेना है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। दैट इज़ बेसिकली सॉलिड जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकेंगे। नो, मैं बात करता हूँ गोल ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल की। सॉलिड प्रिंसिपल से हम क्या अचीव करते हैं? तो सॉलिड प्रिंसिपल जो है ये आपकी मिड लेवल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर जो है उसके लिए काम आता है। यानी कि मिड लेवल सॉलिड आर्किटेक्चर क्या, मिड लेवल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर फंक्शंस बनाना है, यानी कि फीचर्स बनाना है। एक डेवलपर्स जो कि काम कर रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, वो उसको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मिला है, कुछ टास्क मिला है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उसके लिए वो कोड लिख रहा है। तो मॉड्यूल लेवल के ऊपर जो आपकी डेवलपमेंट है उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से करने के लिए आपका सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ होता है। देन टॉलरेट चेंजेस, यानी कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आती हैं तो सॉलिड जो है वो इजीली आपका उन चीज़ों को टैकल कर लेता है। मतलब मीन के समटाइम ऐसे होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कहते हैं कि यार इसके अंदर हम ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ये चेंज की ये काफ़ी कॉस्टली होगी, मुझे वहाँ पे भी चेंजेस करनी पड़ेंगी और ओवरऑल एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते कि लेट्स सपोज अगर एक DB है वो आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ, लेट्स से आप SQL में काम कर रहे हैं और आपके मैनेजर कहते हैं कि अब हमें NoSQL में जाना है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इतना कैपेबल हो कि आप SQL से NoSQL पे स्विच हो जाएं और आपके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा एफर्ट भी आपको ना करनी पड़े और उसमें कोई इशू भी ना आए। तो इस तरह की चेंजेस को टॉलरेट करने के लिए भी सॉलिड जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन सॉलिड जो है वो आपको हेल्प करता है इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेंटेन एंड एक्सटेंडेबल कोड लिखने के लिए भी सॉलिड आपको हेल्पफुल होता है। मिड लेवल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर की मैंने आपको बात बता दी, जो कि आपका प्रोग्रामर का वर्क है मॉड्यूल लेवल के ऊपर, उनको डील करने के लिए सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ होता है। अब सॉलिड मैंने आपको बता दिया सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं। अब ये कितने प्रिंसिपल हैं? ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। हम इनकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, देन हमारी डिटेल इसके ऊपर सीरीज़ होगी। मैं एक वीडियो के अंदर ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। SOLID, हर एक प्रिंसिपल के ऊपर एक वीडियो होगी, उसके अंदर डेमो होगा और डेमो के थ्रू हम प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। बट करंटली मैं एक समरी जो है इसकी थोड़ी आपको दे दूँ कि सॉलिड जो है वो है क्या, ये 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसमें पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे रोड की एग्जांपल है,
रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है कि रेड लाइट के ऊपर रुकना है, ग्रीन के ऊपर चलना है, येलो के ऊपर रेडी टू स्टार्ट होना है। तो इसी तरीके से सॉलिड के 5 प्रिंसिपल भी ये आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो आपने ये चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज़ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल ये बताता है कि आपकी जो भी क्लास है, आपका जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है, जो भी मॉड्यूल है, उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सिर्फ एक काम करे। ऐसा नहीं कि आपका एक फंक्शन अगर है तो वो मल्टीपल काम कर रहा है, यूज़र से डाटा रीड कर रहा है, डीबी में इंसर्ट भी कर रहा है और भी कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज फॉर अ सिंगल कंपोनेंट और अ सिंगल क्लास। मज़ीद मैं डिटेल में बात करूँगा जब SRP की मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं जस्ट समरी आपको बता रहा हूँ। सेकंड इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल एज द नेम सजेस्ट ओपन क्लोज, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें, ओपन भी क्लोज भी। अब ओपन क्लोज का मतलब यानी कि आप अगर लेट सपोज एक क्लास लिखते हैं, आप उसके अंदर एक फंक्शन लिखते हैं, लेट से आपने क्लास है कैलकुलेटर की, उसमें आपने ऐड का फंक्शन लिखा है। अब आप उसके अंदर कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें, ट्राई आउट करें कि आप उस मेथड को ना चेंज करें, आप नया कोड डालें। यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, आप उनको एक्सटेंड करें, उनमें नया कोड ऐड करें, लेकिन जो एग्जिस्टेड कोड है उसको मॉडिफाई ना करें, क्योंकि देयर इज़ अ चांसेस कि अगर आप एग्जिस्टेड कोड को मॉडिफाई करेंगे तो आप कुछ एग्जिस्टेड फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये भी एक थ्योरेटिकल आपका गोल होना चाहिए व्हाइल राइटिंग द कोड। ऑलवेज ऐड कोड, डू नॉट मॉडिफाई कोड। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये चीज़ बता रहा है। थर्ड इज लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन। लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो एंटिटीज़ हैं जो कि इनहेरिट हो रही हैं एक दूसरे से, वो दोनों एक दूसरे की सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए। लेट्स से मैं ये कहूँ कि एक आपकी क्लास है एनिमल की, उससे आपने इनहेरिट किया डॉग को। अब डॉग जो है, अगर मैं ये कहूँ कि डॉग इज़ एन एनिमल, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। मैं डॉग को अगर एनिमल कह दूँ तो कोई मुझे नहीं कहेगा कि नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, बिकॉज द स्टेटमेंट इज़ राइट। डॉग जो है वो एनिमल का सब्सटीट्यूटेबल है, और अगर एक एनिमल है, एनिमल डॉग हो सकता है, जी हो सकता है, तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूटेबल है। डॉग और एनिमल की क्लास एक दूसरे के सब्सटीट्यूटेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शेप क्लास है, शेप में से आपने सर्कल इनहेरिट किया और शेप में से आपने रेक्टेंगल इनहेरिट किया। तो रेक्टेंगल और सर्कल ये दो डिफरेंट शेप्स हैं, यानी कि आपकी रेक्टेंगल के अंदर विड्थ और हाइट है, जबकि आपका जो सर्कल है उसके अंदर आपको विड्थ एंड हाइट नहीं मिलती। तो दैट्स वाई दे आर नॉट सब्सटीट्यूटेबल। आप शेप के अंदर आप अगर विड्थ का मेथड डिफाइन करोगे तो वो विड्थ का मेथड आपकी रेक्टेंगल क्लास तो इम्प्लीमेंट कर लेगी, लेकिन आपकी जो सर्कल क्लास है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सब्सटीट्यूशन जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह की हायरार्की आप अपनी एप्लीकेशन में ना बनाए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट जब फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी इस प्रिंसिपल की। द फोर्थ वन इज़ इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमेशा छोटे इंटरफेसेस बनाएं, छोटे इंटरफेसेस बनाएं या छोटी क्लासेस बनाएं, जो भी इसको नाम दे लें, ताकि आप अगर एक इंटरफेस है और आपने वो काफ़ी बल्कि इंटरफेस बनाया है, अब उसके अंदर आपने 4 मेथड लिख दिए, अब उस इंटरफेस को एक क्लास ने इम्प्लीमेंट किया, वो चारों को इम्प्लीमेंट उसने कर दिया, इट्स फाइन। एक और क्लास ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा बट वो चारों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, उसको सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इशू आ जाएगा कि वो बाकी 2 मेथड्स का मैं क्या करूं। ऑन दी अदर हैंड अगर वो इंटरफेस एक की बजाय 2 इंटरफेसेस होते तो आपकी एक जो क्लास है वो उन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लेती और दूसरी क्लास जो है वो उन दोनों में से सिर्फ एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती। तो इस तरीके से इंटरफेस अगर आपके छोटे होंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगी। तो इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल हमें सिंपली ये कहता है कि हम अपने इंटरफेस जो हैं वो छोटे बनाएं, हमारे इंटरफेसेस छोटे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। इंटरफेस वन इज़ डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी समझने वाला है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। जो डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपके हाई लेवल मॉड्यूल और आपके लो लेवल मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर बट दे शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर ये दोनों डिपेंड होने चाहिए, आपके हाई लेवल मॉड्यूल भी
और लो लेवल मॉड्यूल भी, क्योंकि अगर आपकी दो चीज़ें आपस में कपल हैं, डिपेंड हैं, तो आप एक में चेंज करेंगे वो दूसरे पे इम्पैक्ट डाल देगा। दैट इज़ बेसिकली फ्रेजिलिटी। मैं उधर उस क्लास का नेम चेंज कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट इस क्लास में कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा कोड फट जाएगा। तो दैट्स वाई कि आप जो डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल है ये आपको इम्प्लाई करता है, ये आपको कहता है कि आपके मॉड्यूल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। और इसी में से हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। अगर आप लोग सी शार्प डेवलपर हैं या आप जावा डेवलपर हैं तो आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट सुना होगा और इसको आपने शायद इम्प्लीमेंट भी किया हो। तो ये 5 जो हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये का बहुत इम्पोर्टेंट है इनका सीखना और इनको समझना। अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं तो इनको कंटिन्यूअसली अपने डेवलपमेंट कैरियर में आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बने रहेंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस के अंदर ये पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं SRP यानी कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूँगा एंड देन कंटिन्यूअसली 5 वीडियोस कंसेप्टिव बनाऊंगा जिनके अंदर हर एक प्रिंसिपल के ऊपर मैं डिटेल बात करूंगा। हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड आफ्टर दैट हम उसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ फ्यूचर में देख रहे हैं तो माइट भी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। उसकी लिंक भी आपको आई बटन के अंदर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।